हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज की पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में जो है नेचर ऑफ स्टेट मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उन लेक्चर्स में आपने देखा कि कैसे बहुत सारे विद्वान, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो या उन्हीं की तरह अन्य विद्वान, वो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं, एक नैतिक संस्था मानते हैं और मानते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और उसका यही उद्देश्य है। जबकि जो मार्क्स है वो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं और कहते हैं कि राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग के ऊपर शासन बनाए रखने का एक शक्तिशाली हथियार है। मार्क्स कहते हैं कि जो आदि मानव था, तो आदि मानव जब साम्यवादी अवस्था में रहता था तो लोगों के हितों के बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं था। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, अपने आपसी मामलों का मैनेजमेंट कर लेते थे और राज्य की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही दास युग शुरू हुआ, स्थिति में परिवर्तन आ गया और जो मालिक हैं उनके हाथों में जब भूमि, संपत्ति और उत्पादन के सारे साधन केंद्रित हो गए तो वो दासों का शोषण करने लगे। और क्योंकि ये जो मालिक थे इनकी संख्या कम थी, तो उन्होंने समाज के बहुसंख्यक वर्ग के विरुद्ध अपने प्रिविलेज वाली स्थिति को बनाए रखने के लिए शक्ति का सहारा लिया। उन्होंने पुलिस, सेना, न्यायालय और जेल जैसी व्यवस्थाओं को जन्म दिया। तो इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के सदस्य थे और यहीं से जो राज्य नामक संस्था है उसकी शुरुआत हुई। आप देखेंगे जब फ्यूडल एज थी तो राज्य की शक्ति और साधनों पर सामंतों का यानी फ्यूड्स का अधिकार रहा। जब ये पूंजीवादी युग में परिवर्तित हुआ तो इन पर पूंजीपतियों का अधिकार रहा, ना कि मजदूरों का। इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन राज्यों में आज जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो भी मात्र एक दिखावा ही होती है और राज्य की वास्तविक शक्ति जो होती है वो पूंजीपति वर्ग और उसके समर्थकों के हाथों में होती है। बेसिकली हम जब मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं स्टेट के बारे में, तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो स्टेट है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें एक शासक है, दूसरा शासित है, यानी एक रूल करता है, दूसरा जिसके ऊपर रूल किया जाता है। उसमें एक रिच है, दूसरा पुअर है, उसमें एक सामंत है, दूसरा उसमें किसान है या वर्कर है। इन दोनों के हितों के बीच में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, काफ़ी टकराव होते हैं। इन दोनों के हितों में सामंजस्य बैठाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि दोनों के हित विरोधी हैं। स्टेट जो है वो इसी क्लास स्ट्रगल का परिणाम है, इसी वर्ग संघर्ष का परिणाम है। और जो स्टेट है, क्योंकि वो रूलिंग क्लास के हितों के सेफगार्ड के लिए, उनकी रक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। तो आगे हम देखेंगे कि नेचर ऑफ स्टेट को जब हम एनालिसिस करते हैं तो मार्क्सिस्ट बेसिकली तीन टाइप के स्टेट्स की बात करता है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करता है। पहले में वो बात करता है नेचर ऑफ बोर्जुई स्टेट, यानी एक बुजुर्गवा राज्य जिसमें पूंजीपति का सर्वोच्चता होती है या पूंजीपति का कंट्रोल होता है। उस राज्य की नेचर कैसी है। फिर हम देखेंगे कि जिसमें सर्वहारा का शासन होता है, यानी जो मजदूर हैं उनका शासन पर अधिकार हो जाता है, तो उसकी क्या नेचर होती है। और फिर हम देखेंगे कि जब ये मजदूर सर्वहारा क्रांति करके और राज्य को खत्म कर देते हैं तो जो एक स्टेटलेस सोसाइटी अस्तित्व में आती है, जिसे ये सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, उसकी क्या नेचर होती है। आइए एक एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ बोर्जुई स्टेट। इस स्टेट में बेसिकली स्टेट का कैरेक्टर जो है वो क्लास होता है, यानी एक वर्गीय स्टेट होता है जिसके पास काफ़ी रिप्रेसिव पावर्स होती हैं, हिंसा करने की शक्ति होती है। और इसमें क्योंकि जो वर्ग हैं उनके हित जो हैं उनको रिकंसाइल नहीं किया जा सकता, उनमें सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता, उनमें हमेशा टकराहट होती रहती है। इसमें जो डेमोक्रेसी है वो बोर्जुई स्टेट में और कुछ नहीं बल्कि मजदूरों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। क्योंकि इसमें उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप मान लीजिए कि डेमोक्रेसी है, सबको वोटिंग राइट मिला है और एक व्यक्ति अगर भूखा बैठा है
अगर वो 2 दिन से भूखा है तो क्या वो अपनी मर्जी की सरकार चुनेगा या वो अपने उस 2 टाइम की रोटी जुटाने की कोशिश करेगा। अगर कोई उसकी वोट खरीदता है तो क्या मर्जी से वोट देना पसंद करेगा या वोट बेचना पसंद करेगा। डेफिनेटली वो वोट बेचना पसंद करेगा, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में वोट देना नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी करना यानी अपना पेट भरना उसकी ज़रूरत होगी। आज भी अगर मैं बात करूं, आप दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश उठाकर देख लें, चुनाव कौन लड़ सकता है? क्या एक दिहाड़ी मजदूर चुनाव लड़ सकता है? दोस्तों, चुनाव में इतना खर्चा होता है कि पूंजीपति राज्य जो है उसमें डेमोक्रेसी में चुनाव केवल एक पूंजीपति ही लड़ सकता है, केवल एक धनवान व्यक्ति ही लड़ सकता है। जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसे सिर्फ और सिर्फ हिंसा के द्वारा ही मिटाया जा सकता है, ऐसा मार्क्स का कहना है। नेचर ऑफ प्रोलिटेरियन स्टेट को अगर हम देखें तो ये इस स्टेट में एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस हो जाता है, यानी वर्गों में जो एक वर्ग था जिसके पास कुछ प्रिविलेजेस थे, कुछ उसके पास विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकारों को अब सर्वहारा वर्ग समाप्त कर देगा और सभी सर्वहारा उसमें हो जाएंगे। पूंजीपतियों का वॉयलेंस के साथ सप्रेशन कर दिया जाएगा, उन्हें दबा दिया जाएगा, उनकी संपत्ति छीनकर पूरे समाज में बांट दी जाएगी। तो ये जो है बेसिकली सोशलिज्म में विश्वास रखता है और ये लेजिस्लेचर को एस्टेब्लिश करता है जिसमें सबके लिए समान कानून बनेंगे। इसमें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा पाएगा और इसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो भी जो प्रोलिटेरियन गवर्नमेंट है वो बनाएगी। जो सर्वहारा अधिनायकवादी सरकार है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएगी और इस इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो जितना काम करेगा उसको उतना पेमेंट दिया जाएगा। जो बाद में जब साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी तो व्यक्ति को ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेमेंट दिया जाएगा और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उससे काम लिया जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोलिटेरियन स्टेट की जो नेचर है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप को थोड़ा सा प्रमोट करती है और वो इसलिए है क्योंकि इस स्टेज में आकर वो पूंजीपति वर्ग के प्रिविलेजेस को, विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहेगी और सबको एक लेवल पे लाएगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे जो स्टेटलेस सोसाइटी है वो अंत में अस्तित्व में आएगी जब बुजुर्वा राज्य के सारे चिन्ह जो हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। और इस समय क्योंकि सोसाइटी में बुजुर्गा वर्ग जो है वो समाप्त हो चुका है और सभी केवल सर्वहारा हैं, इसलिए ये एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। और जब समाज में दो वर्ग ही नहीं रहेंगे, उनके हितों के बीच में टकराव ही नहीं रहेगा, तो ऐसे में एक दूसरे वर्ग पर कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी जो स्टेट है वो विदर अवे हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें पे अकॉर्डिंग टू नीड वाला सिस्टम लागू हो जाएगा और वॉलेंट्री एसोसिएशंस जो है वो अस्तित्व में आएंगी। इस प्रकार से अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं आपको बोलूंगी तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि एक राज्य का स्वरूप बेसिकली वर्गीय होता है। उसमें ये कोई नेचुरल या एथिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि एक कृत्रिम इंस्टीट्यूशन है और इसका काम जो होता है शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना होता है। जो क्लास एंटागोनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के लिए और इसलिए ये स्टेट को आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। स्टेट जो है वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और जो स्टेट है वो अपने आप में उद्देश्य ना होकर के एक स्टेट इज़ अ मीन्स नॉट एंड इन इटसेल्फ, यानी एक टूल होता है, एक उपकरण होता है, अपने आप में एक उद्देश्य नहीं होता है। इट कैन नॉट बी क्रिएट यूनिटी एंड हार्मनी इन सोसाइटी, क्योंकि जो स्टेट है उसका जन्म ही गलत उद्देश्यों के लिए हुआ है, उसका जन्म ही पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। ऐसे में ये समाज में कभी भी एकता और सामंजस्य पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट का आधार ही बल प्रयोग है और बल प्रयोग करता है वो दूसरे वर्ग को दबाने के लिए। वेलफेयर स्टेट इज अ मीन्स टू सेव कैपिटलिस्टिक ऑर्डर। आज
जो आप जन कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं उसे मार्क्सवादी कहते हैं कि वो केवल पूंजीपति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दिखावा मात्र, एक छलावा मात्र है, वो सच में मजदूरों का कोई कल्याण नहीं करता है। इसलिए अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो जो राज्य है उसे वर्गीय संस्था मानते हैं मार्क्सवादी और कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये केवल तब तक बना हुआ है जब तक सोसाइटी में दो वर्ग हैं। जिस दिन आपने इन वर्गों को समाप्त करके एक वर्ग बना दिया उस दिन इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी और राज्य जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की कुछ आलोचनाएं की जाती हैं और आलोचना ये है सबसे पहले कि जो स्टेट है वो केवल क्लास स्ट्रगल का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इसके क्लास स्ट्रगल है सोसाइटी में, हम मान सकते हैं, लेकिन केवल ऐसी दो क्लासेस हैं ऐसा मानना उचित नहीं है। राज्य के अस्तित्व में काफ़ी सारे फैक्टर्स का योगदान है। स्टेट इज नॉट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर क्लास ओनली। जो स्टेट है वो केवल एक पर्टिकुलर क्लास के हितों को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि कमजोर वर्गों की भलाई के लिए भी काम करता है। उदाहरण के लिए आज आप देखें, अगर राज्य एमएसपी निर्धारित करता है, आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की किसानों के लिए व्यवस्था करता है, या ये मजदूर जो हैं उनके काम के घंटे निर्धारित करता है, उनकी दैनिक मजदूरी निर्धारित करता है। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस कोरोना के दौर में अगर स्टेट जो है वो किसी को अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दे रहा है, अगर वो किसानों के खाते में 6,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके घरों में फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है, उनको बिजली पानी के टैक्स में छूट दी जा रही है, तो दोस्तों क्या ये पूंजीपति वर्ग के हित की बात है या मजदूर वर्ग के हित की बात है? डेफिनेटली ये लोअर वर्ग के हितों की बात है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्टेट है वो किसी एक वर्ग के इंटरेस्ट को प्रमोट ना करके समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो मजदूर हो। ठीक है, तो जो स्टेट है वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्टेट का धीरे धीरे विकास हुआ है। जो स्टेटलेस सोसाइटी है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि 1917 में रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वहाँ वो क्रांति सक्सेसफुल हुई, वहाँ पे साम्यवाद की स्थापना हुई। लेकिन आज आप देखेंगे आज 100 साल से ऊपर बीत गया, लेकिन आज जो पुतिन सरकार है यानी जो वहाँ पे स्टेट है वो कमज़ोर होने के बजाय, वो विदर अवे होने की बजाय और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। वहीं अगर मैं चीन की बात करूं, 1949 से वहाँ साम्यवादी सरकार वहाँ पे बुजुर्गा वर्ग को ख़त्म करके ये सरकार बनी, लेकिन उसके बावजूद भी आज क्या आप चीनी स्टेट को विदर्भे मान लेते हैं? आप मानते हैं चीन में स्टेट नहीं है, या आप मानते हैं कि चीन में और देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है? तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में आज तक ये जो क्लासलेस सोसाइटी को बनाने के लिए जो भी साम्यवादी क्रांतियाँ हुई, या जहाँ पर भी इस पूंजीपति वर्ग को ख़त्म करने के लिए जो क्रांतियाँ हुई, वो क्रांतियाँ होने के बाद ना तो राज्य समाप्त हुआ, ना ही राज्य कमज़ोर हुआ, बल्कि इनमें राज्य का एक और प्रभावशाली रूप सामने आया है, एक और तानाशाही, एक और आधिपत्य स्थापित करने वाला रूप जो हमारे सामने आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर भी हमें स्टेट के ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट विज़न है न्यू सोसाइटी को डेवलप करने का, जिसमें कि क्लास नहीं रहेंगे, जिसमें स्टेट नहीं रहेगा, वो रियल नहीं है, वो केवल कल्पना मात्र है। जो कैपिटलिस्ट क्लासेस हैं जो इन देशों में, साम्यवादी देशों में समाप्त हुई, उसने एक नई रूलिंग क्लास को जन्म दे दिया, और ये नए रूलिंग क्लास हैं वहाँ के साम्यवादी दल।
स्टेट जो है वो एक्सप्लॉइटेशन का इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर का इंस्टीट्यूशन है। आज के समय में आप किसी भी देश के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम गवर्नमेंट जो स्टेबिलिटी चाहती हैं वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर करने के पक्ष में हैं, ना कि किसी एक वर्ग के बारे में सोचती हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो केवल इकोनॉमिक फोर्सेस के ऊपर बेस्ड है, यानी इकोनॉमी आधार है और स्टेट सुपर स्ट्रक्चर है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। जो स्टेट है वो इकोनॉमी को बनाने में अहम रोल अदा करता है, और जो इकोनॉमी है वो भी स्टेट के लिए उतनी ही क्रिटिकल होती है। इसलिए जो स्टेट है उसका आधार, जैसे इन्होंने फोर्स को माना, हिंसा को माना, इकोनॉमी को माना, ऐसा नहीं है कि जो फोर्स है वो स्टेट का आधार हो। शक्ति के बल पर आप राज्य सत्ता कुछ समय के लिए तो हथिया देते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक आपको उसको बनाए रखने के लिए लोगों के मन में अपने प्रति रिस्पेक्ट पैदा करनी होती है, जो कभी भी शक्ति प्रयोग के बल पर नहीं आ सकती है। और जैसा कि पहले ही डिस्कस कर दिया गया कि जो स्टेट है वो विदर अवे होने वाला नहीं है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि लिबरल और मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में क्या अंतर है। सबसे पहले दोनों स्टेट के ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं कि स्टेट तब ओरिजिन हुआ जब समाज दो वर्गों में बटा, लेकिन जो उदारवादी हैं वो मानते हैं कि स्टेट का उदय जो है वो समझौते के द्वारा हुआ। स्टेट मैन मेड संस्था है और ये तब अस्तित्व में आई जब नेचुरल अवस्था में, जब स्टेट ऑफ नेचर में लोगों का रहना दूभर हो गया था और उन्होंने अपने समाज व्यवस्था को अच्छे से सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश की। इस प्रकार से जो उदारवादी हैं वो मानते हैं कि स्टेट एग्जिस्टेंस में है लोगों की भलाई के लिए, उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन वहीं जो मार्क्सवादी है वो मानते हैं कि स्टेट एग्जिस्टेंस में है केवल हैव्स की रक्षा के लिए, हैव नोट्स को प्रेशराइज करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, यानी वर्गीय हितों को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार से फ्यूचर ऑफ स्टेट की बात करें तो जो उदारवादी हैं वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए अस्तित्व में आया और तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक वो व्यक्ति की भलाई के लिए काम करता रहेगा, और जब वो इसमें फेल होगा तो व्यक्ति उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मार्क्स है वो कहता है कि जैसे ही बुजुर्गवा राज्य जो है उसके शोषणकारी प्रभाव बढ़ता जाएगा, वो मजदूरों पर अपना शिकंजा कसता जाएगा, वैसे वैसे मजदूरों की हालत खराब होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के मजदूर मिलकर क्रांति कर देंगे और इसमें वो हिंसात्मक साधनों से पूंजीवादी अवशेषों को उखाड़ फेंकेंगे और अपनी एक प्रोलेटेरियन गवर्नमेंट बनाएंगे, और इसमें वो पूंजीवाद का पूरा जड़ें उखाड़कर और एक साम्यवादी समाज की स्थापना करेंगे जिसमें कि राज्य के लिए कोई जगह नहीं होगी। और दूसरी तरह ये जो तरीके अपनाते हैं उनमें काफ़ी अंतर है। जो उदारवादी हैं वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीकों से समाज में मनचाहे परिवर्तन या स्टेट में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, यानी ये इंक्रीमेंटल चेंज की बात करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन जो मार्क्स है वो रेडिकल है, वो केवल रिवॉल्यूशन की और हिंसात्मक क्रांति की बातें करते हैं। जो लिबरल्स हैं वो आइडियलिस्ट हैं, जबकि मार्क्सिस्ट हैं वो एक साइंटिफिक थ्योरी अपनाते हैं, यानी वो एक साइंटिस्ट की तरह बताते हैं कि क्या कारण है, क्या परिणाम है और उन्हें कौन सी पद्धति अपनाकर क्या रिजल्ट्स जो है वो अचीव करने हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लिबरल स्टेट को नेचुरल मानते हैं, वो लोगों को लिबरेट करने के लिए अस्तित्व में है, स्टेट हमेशा बना रहेगा, और कैसे जो स्टेट जो है वो पुलिस और वेलफेयर दोनों प्रकार के कार्य करता है। इसलिए लिबरल जो है वो एक आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन मार्क्सिस्ट वहीं स्टेट को आर्टिफिशियल तो मानते ही हैं, साथ में मानते हैं कि ये केवल रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेट है वो एक शोषणकारी यंत्र है, एक एक्सप्लॉइटेशन का टूल है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके ओपिनियन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो मार्क्स है उसने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू दे करके उसने जो है उदारवाद में आने वाली चुनौतियों का, उदारवाद से जो मज़दूरों का शोषण हुआ उसको एक तरीके से एक अलग निगाह से देखा, और उनके लिए जो वेलफेयर स्टेट की तरफ अगर आज उदारवाद मुड़ा है तो उसे मोड़ने में कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का बड़ा हाथ रहा है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।